चलो एक काम करते हैं, जरा ये नेक्स्ट बिग थिंग के ऊपर तो थोड़ी देर बाद आएंगे, उसके पहले थोड़ी थोड़ी स्मॉल चीजें और कर लेते हैं और छोटी छोटी चीजें करके कंसेप्ट थोड़ा सा और कंसोलिडेट कर लेते हैं, तगड़ा कर लेते हैं, फिर बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर चलेंगे। सी मैं क्या करने वाला हूँ, आगे थोड़े से एग्जाम्पल्स लेने वाला हूँ। थ्योरी तो वही है जो हमने अभी तक डेवलप करी है कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाओ, एफ इक्वल टू एम इंटू एसीएम लगाओ और उसके बाद मिक्सचर बनाते जाओ। थ्योरी यही है, ठीक है। अभी इसके ऊपर मैं 2-4 एग्जाम्पल्स थोड़े से और लेने वाला हूँ जिससे थोड़ा सा कंसेप्ट और पक्का हो जाएगा, फिर हम उसके बाद आगे और अगली चीज के ऊपर जाएंगे। बट अभी देखो, ठीक है, एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है, बच्चों वाला एग्जाम्पल है बिल्कुल। यहाँ 2 बच्चे हैं मेरे पास, एक थोड़ा मोटू बच्चा है मेरी तरह और दूसरा थोड़ा पतलू बच्चा है, मान लो 40 kg का। और ये दोनों एक दिस डिवाइस, लाइक इट्स नॉट गुड टू कॉल इट अ डिवाइस, छोटा सा खिलौना होता है आपका, सीसॉ जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों एक सीसॉ के ऊपर बैठे हैं। सीसॉ एक रॉड के फॉर्म में है जिसका मास, जिसका लेंथ वगैरह सब मैंने आपको दे दिया है। और मान लो सपोज इनके पेरेंट्स इसको बिठाते हैं इस तरीके से, दोनों को बड़े केयरफुली, और t इक्वल टू 0 पे ये सिस्टम को रिलीज कर देते हैं ना। यू नो वेरी वेल कि वजन जिसमें ज्यादा होता है भाई जीतता तो वही अल्टीमेटली। तो 60 kg का बंदा नीचे आएगा, 40 kg का बंदा ऊपर जाएगा रिलीज करने के जस्ट बाद। और हमें निकालना क्या है वो देख लो, हमें निकालना बड़ी सिंपल सी चीज है, हमें बस ये निकालना है कि इस सिस्टम को रिलीज करने के जस्ट बाद, इस सिस्टम को रिलीज करने के जस्ट बाद इस सिस्टम का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, पॉइंट नंबर 1 ये निकालना है। और नंबर 2 हमें ये निकालना है कि भाई जिस बेचारे इंजीनियर ने इस सीसॉ को डिजाइन किया था उसने यहाँ पे जो पिवट लगाया था, इस पिवट के ऊपर लोड कितना आ रहा है, ये हमें निकालना है। ये 2 चीजें अपने को निकालनी है, सिंपल बात है। हाँ लेट अस सी, सबसे पहले तो बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो आप देखो, हम यहाँ पे ध्यान से देखो कि हम 40 kg 60 kg को रॉड से अलग नहीं मानेंगे। हम एक तरह से जो रिजिड बॉडी ले रहे हैं, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम ये रॉड जो है ये रिजिड बॉडी है और ये दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ये पूरी चीज साथ में मूव कर रही है। 40 kg प्लस 60 kg प्लस 50 kg की रॉड, ये तीनों को मिला के हमारी रिजिड बॉडी बनी है। तो अब याद देखो कि इस रिजिड बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस है वो आप देखो कि एक तो 40 G है, दूसरा यहां से हो गया 60 G, और तीसरा ध्यान से देखो रॉड के ऊपर भी mg लगेगा। तो रॉड के सेंटर ऑफ मास से आप रॉड का mg लगा दोगे तो 50 G। तो ग्रेविटी की वजह से अगर आप देखो तो ये 3 फोर्सेस लगेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और बाकी आप देखो कि पिवट है, तो पिवट इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगाएगा। इसमें पिवट के हॉरिजॉन्टल फोर्स होने का तो कोई रीजन नहीं है, तो पिवट इसके ऊपर एक वर्टिकल फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं पिवट का फोर्स हो जाता है F, ठीक है। ये आपके फोर्सेस हम मार्क कर लेते हैं ऐसे, ये 4 ही फोर्सेस लगेंगे। अब इसमें आप देख लो कि इसमें अगर जैसे आपको सबसे पहले लेटर से कि अल्फा निकालना है तो बड़ी आसान बात है, बिकॉज अल्फा निकालने में आप ध्यान से देखो कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस का तो कोई रोल ही नहीं आएगा, बिकॉज इन दोनों फोर्सेस का तो R0 है, R0 है तो टॉर्क 0 है। तो अब अगर आपको मान लो सपोज अल्फा निकालना है, तो जरा मैं इसके ऊपर नेट टॉर्क थोड़ा सा पहले निकाल लेता हूं। यू विल सी 60 G वाला जो बंदा है, इसके लिए जो फोर्स टॉर्क लगेगा ये हो जाएगा mg मल्टीप्लाइड बाय ये वाला डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय r। ये वाला डिस्टेंस जो है, आधी रॉड की जो लेंथ है ये है 1 मीटर, तो टॉर्क हो जाएगा आपका 60 kg वाले की वजह से F परपेंडिकुलर इनटू r। 40 kg वाले को देख लो तो ये हो जाएगा mg मल्टीप्लाइड बाय r। थोड़ा सा इसको कर लो कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा आपका 20g मतलब अगर g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 200 न्यूटन मीटर। तो ये तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर नेट टॉर्क आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप देखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका कितना, आप देख लो। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थोड़ा सा केयरफुल रहना, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप ध्यान से देखो कि ये दोनों जो बंदे हैं, इन दोनों को हम रफली पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे, और जो रॉड है उसको तो हम पूरा रॉड की तरह ट्रीट करेंगे। तो आप देख लो कि एक तरह से रॉड को अगर उसके सेंटर के अबाउट रोटेट करोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका mL²/12। याद करो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था mL²/12। तो रॉड का तो आप इस तरीके से लोगे। अच्छा, इसमें एक और चीज देखना है कि इसमें गड़बड़ ये मत कर देना कि एज सून एज आई से कि हम इस पूरे चीज को एक रिजिड बॉडी मान रहे हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा सर ये बात है तो बढ़िया है, फिर तो हम 40 + 60 दैट इज 100 100 + 50 150, तो
तो 150 केजी की रॉड मान लेते हैं और 1 यहाँ पे 50 की जगह 150 डाल के कुछ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। बिकॉज आप देख लो कि आप पूरी चीज को अगर एक रिजिड बॉडी भी मान रहे हो तो ऐसा थोड़ी कि ये 40 केजी और 60 केजी का मास यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एक पार्टिकल, ये पार्टिकल और रॉड, इन तीनों को मिला के अगर एक रिजिड बॉडी बनी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का वो आएगा, सॉरी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रॉड का कंट्रीब्यूशन आएगा इतना, और पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन तो वही mr² आने वाला है। तो 40 केजी का आएगा 40 इंटू 1², 60 केजी का आएगा 60 इंटू 1²। ठीक है, तो बस अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लोगे अगर, तो ये आ जाएगा आपका एक तरीके से 4/12 करोगे तो 3, तो 50/3 प्लस 40 प्लस 60, so that's like 100. तो therefore you will have something like 350/3 SI यूनिट्स। ये आ जाएगा इस पूरे स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा निकालना आसान है। अल्फा आपका सीधे सीधे आप देख लो लेफ्ट साइड में टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो यू कैन इजीली सी कि 60/35 आ जाता है या 12/7 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाती है। एंगुलर एक्सेलरेशन तो बड़े आराम से आ गया। और बाकी अगर अपने को ये निकालना है कि भाई पिवट का फोर्स कितना लगेगा, तो आप देख लो। अब हम अपनी थ्योरी के दूसरे पार्ट में चले जाएंगे। दूसरा पार्ट ये था कि दुनिया की किसी भी चीज के ऊपर आप F = m × ACM लगा सकते हो, तो अब वो हम रॉड के ऊपर भी लगा देंगे। इनफैक्ट रॉड नहीं, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था, इस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर हम ये इक्वेशन लगाने वाले हैं। सो लेट अस डू दैट। यू विल सी कि अगर F = m × ACM लगाते हो तो देख लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप देख लो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है, ये आप लिख लो, ये नेट फोर्स हो जाएगा आपका, पूरा मिला दोगे अगर तो 40 + 50 + 60 × G। ठीक है, तो ये हो जाता है 150 G, दैट इज 1500 न्यूटन। ठीक है, 1500 न्यूटन तो आपका ये नेट फोर्स हो गया। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, 1500 न्यूटन का फोर्स आ गया। दूसरा ACM निकालना पड़ेगा। अब यहां थोड़ा सा केयरफुल रहना है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप देखो तो ध्यान से देखो कि रॉड का अकेले का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अगर हम इस पूरी चीज को स्ट्रक्चर मान रहे हैं, रिजिड बॉडी ले रहे हैं, तो इस पूरी चीज का सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा 60 केजी वाले के साइड में होगा। तो देयरफॉर पूरी की पूरी स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास आपको सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से एक बार निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसका यूज करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा मार्क कर देता हूं यहाँ पे। सी, हमें नहीं पता कि पूरा जो सेंटर ऑफ मास है पूरे स्ट्रक्चर का वो कहाँ पे होगा, लेकिन मान लेते हैं कि पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से x डिस्टेंस के ऊपर होगा। तो अपने को बताया कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वही पुराना फॉर्मूला m1x1 + m2x2 वगैरह वगैरह लगा दो। तो आप देखो कि अगर आपको x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो अभी आप देखो 60 केजी से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो तो m1 × x1, x1 मतलब कि 60 केजी का ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है 1 मीटर्स। तो देयरफॉर m1 x1 40 केजी उल्टे साइड में है, तो 40 केजी के लिए हो जाएगा -1, दैट मीन्स इट विल बी लाइक दिस। और उसके बाद तीसरा चीज है आपका रॉड। तो रॉड का आप देख लो, रॉड का खुद का सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे है, तो देयरफॉर 50 केजी × 0 हो जाएगा। तो वो 50 केजी के साथ तो 0 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आई वोंट इवन बॉदर राइटिंग इट, तो 0 ही लिख देता हूं इसको। तो टोटल न्यूमरेटर तो हो जाएगा इतना, डिनोमिनेटर आप देख लो, डिनोमिनेटर 50 + 40 + 60 ये हो जाता है। बस अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यू कैन सी 60 - 40 हो जाता है 20, ये हो जाता है 150। तो देयरफॉर यू कैन सी कि ये हो जाता है आपका 2/15। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। यू कैन सी कितना ऐसा लड्डू जैसा प्रॉब्लम नहीं था, बिल्कुल थोड़ा तो एटलीस्ट कुछ हो रहा है कि हमने इस पूरे स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास निकाला, और ये सेंटर ऑफ मास यहां से खाली 2/15 मीटर्स के ऊपर है, दैट्स इट। अब और आगे देखो कि हमें अल्फा ऑलरेडी पता है, तो देयरफॉर ये सेंटर ऑफ मास नाम का जो पॉइंट हमें मिला है, ये वाला, इस सेंटर ऑफ मास नाम के पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है ये हो जाएगा A = r अल्फा। आर हमने ये निकाल लिया है, अल्फा हमें ऑलरेडी पता है,
सॉरी ये नहीं है, ये है अल्फा, ये हमें अल्फा ऑलरेडी पता है। बस ये दोनों को आप कंबाइन कर दो तो आपको मिल जाएगा ACM। तो जरा ACM में लिख देता हूं यहां पे, ACM इज इक्वल टू आर अल्फा, सो दैट इज 2/15 इंटू 12/7। ठीक है, ये आप देख लो, ये आ जाता है आपके पास ACM। तो देयरफॉर यू विल सी कैंसलेशंस कर देते हैं, 4 एंड सॉरी नॉट 3 हियर 5। सो ये सब मिला जुला दोगे तो 8/35। ठीक है, ये आ जाता है आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब हमारा काम बिल्कुल रेडी है, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें F इक्वल टू M इंटू ACM लगाना है। और अब F में आप देख लो, F नेट में जो मैंने यहाँ पे फोर्सेस निकाले थे, ये जो मैंने F नेट निकाला था इस जगह पे, ये मैंने खाली डाउनवर्ड फोर्स निकाला था। मुझे पूरा लिखना चाहिए था यहाँ पे भी कि डाउनवर्ड फोर्स तो ये है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें इसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। सो लेट मी जस्ट डू दैट हियर। नेट फोर्स में अभी मैं -F और कर देता हूँ। तो ये सब कुछ मिला जुला दोगे तो जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है ये हो जाएगा 1500 -F, ये हो जाएगा आपका फोर्स, और ये हो जाएगा ACM। बस अब इन दोनों को हम इक्वेट करने वाले हैं। तो बस बिल्कुल फाइनल मास्टर स्ट्रोक अभी आने वाला है, तो लेट्स डू दैट। हमारी इक्वेशन होती है नेट फोर्स इज इक्वल टू M इंटू ACM। सो नेट फोर्स इज 1500 -F। अब M भी आप देखो ध्यान से, M हम पूरे को लेके चल रहे हैं, तो पूरा मतलब 150 kg। तो दिस विल बी इक्वल टू 150 इंटू ACM, दैट इज 8/35। ये चीज है। तो अब ये सही सही बैठ रहा है सारा मामला। तो F जो है ये हो जाएगा 1500 माइनस, कैलकुलेशंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो आप आराम से करते रहना। तो ये अगर आपको चाहिए पिवट का फोर्स अपने को चाहिए था, तो यू कैन सी ये हमारे पास पिवट का फाइनली फोर्स आ जाता है। एंड यू कैन इजीली सी कि प्रॉब्लम कोई टफ नहीं थी, कंसेप्चुअली द प्रॉब्लम वाज क्वाइट इजी, नॉर्मल सी प्रॉब्लम थी। लेकिन नॉर्मल अपने को तब लगेगी जब हमें कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होगा। सी रोटेशन में सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि ज्यादातर बुक्स में वो थ्योरी को ठीक से लॉजिकली देते नहीं है और उस वजह से खिचड़ी बनती है। जैसे यहाँ पे आप देखो कि मैं अगर खाली टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा बता के आगे बढ़ जाता और आपको ये बताता ही नहीं यहाँ पे कि F इक्वल टू ACM का जो मेन है, मतलब मेन जो तड़का लगता है वो तो F इक्वल टू M इंटू ACM का लगता है, उसी को मिक्स कर करके सारी अच्छी प्रॉब्लम्स बन रही है। अगर ये बेसिक कंसेप्ट अगर हम क्लियर नहीं करते तो आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स के अंदर जो कॉमन थ्रेड है वो नहीं दिखता। आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स सब अजीब अजीब सी दिखती हैं, एक अलग कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रही है, दूसरी अलग से सॉल्व हो रही है। लेकिन जितनी भी ज्यादातर ये अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स है, सब में बस इन दोनों को मिला मिला के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जैसा कि अभी अपन ने यहाँ पे किया। और आगे देखो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप और देखो। सी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, लिखा भी हुआ है मैंने साइड में, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट। सी सिचुएशन ये है कि मेरे पास ये एक रॉड है इस तरह से रेड कलर की, अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास एक रॉड है। इस रॉड का कुछ तो मास है, लेंथ है, वो तो दे ही देते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू। और इसको अब की बार ये जो रॉड है, इस रॉड को मैंने ऐसे दो थ्रेड के थ्रू लटका रखा है, दो धागे लिए आइडियल थ्रेड है और दो आइडियल थ्रेड से मैंने इस रॉड को लटका दिया है। ठीक है, वैसे अगर आप देखो कि अगर इस रॉड को मैंने सिमेट्रिकली दो आइडियल थ्रेड से लटका दिया है तो ज्यादा सोचने की बात है नहीं। यू कैन सी कि इसके अंदर टेंशन आधा रहेगा, इसके अंदर आधा रहेगा। तो वैसे तो अगर आप देखो तो दोनों के अंदर टेंशन mg/2 रहेगा, नो डाउट अबाउट दैट, एक चीज। लेकिन अब अगला क्वेश्चन जो अपना क्वेश्चन है वो बेसिकली ये है कि अब मान लो सपोज मैं आता हूं और अपने साथ एक कैंची लाता हूं और इस कैंची से मान लो सपोज मैं सडनली एक साइड के धागे को कट कर देता हूं। वाज ट्राइंग टू मेक अ कैंची, बट वो कैंची बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, तो मैं ऐसी लाइन बना देता हूं। अगर मान लो सपोज मैं कैंची लाता हूं और उससे एक साइड के थ्रेड को अगर मैं कट कर देता हूं, तो यू कैन सी कि कट करने के बाद इस रॉड का जो ओवरऑल मोशन होगा दैट्स गोइंग टू बी प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज एक थ्रेड लगा रहेगा, एक कट हो गया तो अजीब तरह से ऐसे जाएगी, फिर उछले कूदेगी, तो ओवरऑल मोशन विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड और हम वो बिल्कुल पूरा का पूरा मोशन अभी नहीं देखने वाले हैं। मैं आपको इसमें बस एक सिंपल सा स्पेशल केस बोल रहा हूँ सॉल्व करने को, और वो ये है कि मैंने कट लगाया और कट लगाने के जस्ट बाद दूसरे वाले थ्रेड के अंदर टेंशन कितना होगा ये निकालना है। ध्यान से देखो कि कट लगाने के पहले दोनों साइड टेंशन mg/2 था, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि कट लगाने के जस्ट बाद भी अगर आप देखोगे तो इधर वाला टेंशन mg/2 ही रहेगा, ऐसा नहीं है।
हमने देखा है कि अगर कुछ कटिंग वटिंग कर देते हैं तो थ्रेड के अंदर के टेंशन सडनली चेंज हो जाते हैं। कई बार स्प्रिंग्स के कई बार सडनली चेंज नहीं होते हैं, लेकिन थ्रेड के चेंज हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक थ्रेड को काट देता हूं तो उसके जस्ट बाद दूसरे थ्रेड के अंदर कितना टेंशन हो जाएगा, ये अपने को निकालना है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखते हैं। सी ठीक है, अभी कटिंग कर दी है मैंने। अब कटिंग करने के जस्ट बाद अगर आप देखो तो इस थ्रेड के अंदर हमें नहीं पता कितना टेंशन होगा। मान लो अगर इसको मार्क भी करते हैं तो ये हो जाता है टी। दूसरी चीज आप देखो तो इस रॉड के ऊपर जो दूसरा फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा आपका mg। नोट केयरफुली कि कटिंग के जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो ये थ्रेड टेढ़ा तो नहीं होगा, ये थ्रेड अभी तो सीधा ही है, वर्टिकल। तो टी वर्टिकल डायरेक्शन में है, mg भी अगर आप देखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में है। इन अदर वर्ड्स सारे के सारे फोर्सेस अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हैं तो इसका मतलब है कि इस रॉड का कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो है नहीं, बिकॉज अगर कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है तो एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर रॉड का कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो आप एक छोटी सी चीज कंक्लूड कर सकते हो कि कटिंग करने के जस्ट बाद रॉड का जो भी मोशन होगा वो ऐसे होने वाला है, शुरू में स्टार्टिंग में इस डायरेक्शन में रॉड का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, ax इसका कुछ भी नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो फोर्स इन x डायरेक्शन। जो भी इसका एक्सेलरेशन होगा वो खाली ay डायरेक्शन में होगा, ये बात है। तो आगे चल के जैसे जैसे रॉड टेढ़ी होगी वैसे वैसे थ्रेड भी टेढ़ा हो जाएगा कुछ। तो ये वाला जो रॉड का एंड है ये कुछ अजीब तरीके से मूव करेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि जो सब्सिक्वेंट मोशन है उसमें ये वाला पॉइंट स्टेशनरी रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन थ्रेड इधर वाले थ्रेड को कट करने के जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है इसका कोई इधर उधर कोई मोशन नहीं होगा। सी इस वाले पॉइंट का कोई इस डायरेक्शन में मोशन तो हो भी नहीं सकता, अदरवाइज थ्रेड टूट जाएगा। लेकिन इसका ऐसा मोशन हो सकता है और वो आगे चल के होगा भी, लेकिन कटिंग के जस्ट बाद ये वाले पॉइंट का ना कोई एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा ना कोई वाई डायरेक्शन में होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि इधर वाले थ्रेड को कट करने के जस्ट बाद ये पॉइंट का अगर कोई भी मोशन नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप ये 100% बोल सकते हो कि इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड प्योर रोटेशन कर रही है। और एक तरीके से अगर इस पॉइंट के अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रही है तो इधर वाला जो पॉइंट है ये एक थ्रेड के थ्रू आप रोक के रखोगे इसको, या अगर आप इसको एक पिवट बना दो, अल्टीमेटली बात तो एक ही है। बिकॉज अल्टीमेटली पिवट भी क्या करता है, पिवट भी रॉड के इस एंड को फिक्स रखता है। यहां पे थ्रेड भी अल्टीमेटली कटिंग के जस्ट बाद इस एंड को फिक्स रखे हुए हैं। तो देयरफॉर आप चाहे थ्रेड बना दो चाहे पिवट बना दो, अल्टीमेटली दोनों का काम 100% एक ही है। और इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर शुरू में जो मैंने एग्जांपल्स लिए थे उसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि अगर यहाँ पे एक पिवट होता और इस रॉड को अगर आप इस पोजीशन से रिलीज कर देते तो रिलीज करने के जस्ट बाद इस पिवट का क्या फोर्स होता था वो हमने निकालना सीखा था। एंड सरप्राइजिंगली ये जो थ्रेड वाली प्रॉब्लम है ये एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, कोई डिफरेंस नहीं है। वो पिवट वाली प्रॉब्लम और ये थ्रेड वाली प्रॉब्लम में ये वाले थ्रेड को कट करने के जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो इस वाले जगह से जो फोर्स होगा ये फोर्स वही होगा जो हमने पहले वहां पे निकाला था। और चाहे तो वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सा पुराना वीडियो देख के वो आंसर निकाल लो, बिकॉज आंसर सेम है तो वी विल ऑब्वियसली नॉट बॉदर कैलकुलेटिंग इट अगेन। लेकिन और अगर याद ही है तो हम सीधे सीधे आंसर लिख देते हैं। वहां पे आप याद करो पिवट का जो फोर्स आ रहा था वर्टिकल डायरेक्शन में वो mg/4 आ रहा था। तो यहां पे भी थ्रेड के अंदर का टेंशन जस्ट आफ्टर कटिंग जो दूसरे वाले थ्रेड के अंदर का टेंशन है वो वही पिवट का फोर्स होगा विच विल बी सिंपली mg/4। और दिस इज एग्जैक्टली द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, बिकॉज कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो देखने में बिल्कुल अलग लगेंगी, लेकिन अगर कोर कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आप बड़े आराम से कनेक्ट कर सकते हो कि भाई ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो वही पुरानी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा इसको प्रेजेंट करने का तरीका हल्का सा अलग कर दिया, लेकिन चीज तो अल्टीमेटली वही है। तो अल्टीमेटली आंसर भी वही होगा एंड दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग हियर। तो ये बात है। इस तरीके से इस प्रॉब्लम में हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने इसे एक पुरानी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके आराम से सॉल्व कर लिया। बट ठीक है, मतलब ये तो यहाँ पे भी गॉट लकी, तो हमने आराम से सॉल्व कर लिया। हर बार इतना लक नहीं चलता है, तो चलो मैं आपको भी एक अगली प्रॉब्लम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे अच्छी प्रॉब्लम है लेकिन इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा कोई इतना ज्यादा लक वक नहीं चलने वाला है। तो चलो देखते हैं। तो चलो हैव अ लुक एट दिस फेलो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है। देखो सिचुएशन ये है कि अब की बार मेरे पास एक रॉड है और रॉड को जैसे अगर मान लो सपोज एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे रख के मैं छोड़ देता हूँ, ऐसे टेढ़ा रख के अगर मैं
फ्रिक्शनलेस टेबल पे टेढ़ा रख के छोड़ देता हूं तो यू कैन इजीली सी कि रॉड गिरेगी तो सही, लेकिन अगर फ्रिक्शन विक्शन नहीं है तो रॉड के इस एंड को पीछे फिसलने से रोकने वाला कोई नहीं है, तो रॉड का ये एंड भागेगा, रॉड गिरेगी, द मोशन विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो मैंने क्या किया है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए सिचुएशन ये बनाई है कि यहां पे मैंने एक दीवार बना दी है फ्रिक्शनलेस, और ये अपनी ग्राउंड तो थी, और ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर के अंदर मैं इस रॉड को रख के रिलीज करता हूं। तो इसमें क्या होगा कि रॉड का जो ये नीचे वाला एंड है ये पीछे फिसलने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको ये दीवार रोक देगी, और वैसे तो खैर ये नीचे भी गिरने की कोशिश करता है और उसको ग्राउंड रोक रही है। तो कुल मिला जुला के सिचुएशन ये है कि ये दीवार और ये ग्राउंड मिला जुला के इस वाले एंड को अपनी जगह पे फिक्स रखेंगे, और आप इसे एंगुलर पोजीशन थीटा से रॉड को रिलीज कर दोगे, और आपको गिवन भी है कि एज्यूम कर लो कि ये वाला एंड कहीं स्लिप नहीं होता है। बहुत एक्सट्रीम केस में हो सकता है कि ये एंड स्लिप होकर थोड़ा सा दीवार पे चढ़ बढ़ जाए, वी डोंट नो क्या होगा। तो ये मैंने आपको दे दिया है कि भाई एज्यूम ही कर लो कि जो रॉड है उसका ये वाला एंड कहीं स्लिप अप नहीं हो रहा है, ये अपनी जगह फिक्स है, और फिर हमने इसको इस पोजीशन से रिलीज कर दिया है। और रिलीज करने के जस्ट बाद इन्होंने अपने को बोला है कि रिलीज करने के जस्ट बाद ये निकालना है कि इस रॉड का इस दीवार से कितना नॉर्मल रिएक्शन है, ध्यान से फिगर को देखो, और ये ग्राउंड से कितना नॉर्मल रिएक्शन है। लुक वेरी वेरी केयरफुली, मैं फिगर को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं सो इट विल बी क्लियरर। यू विल सी कि दीवार से ये एक पॉइंट पे कांटेक्ट में है, तो कुछ नॉर्मल रिएक्शन दीवार से लगेगा, उसी तरह से ग्राउंड के ऊपर भी यहां पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो कुछ नॉर्मल रिएक्शन आपका ग्राउंड से भी लगेगा। क्वेश्चन ये है कि रॉड को रिलीज करने के जस्ट बाद दीवार से और ग्राउंड से कितना कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये अपने को भी निकालना है। तो चलो देखते हैं ये जरा नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दिस फेलो। फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं एज यूजुअल। सबसे पहले आप देख लो, यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा दीवार से, इसको N1 बोल देता हूं। सिमिलरली यहां से आप देख लो, यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इसको मैं N2 बोल देता हूं। ये दो तो नॉर्मल रिएक्शन मार्क कर दिया, और फ्रिक्शन है नहीं तो नो नीड टू मार्क एनी फ्रिक्शन। इसके सिवा फिर एक ही फोर्स बचता है, और वो फोर्स बचता है आपका mg। तो लुक वेरी वेरी केयरफुली कि इस रॉड को कांटेक्ट में, इस रॉड के खाली दो चीजें थी, एक वर्टिकल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस। इन दोनों के फोर्सेस हमने निकाल लिए, मार्क कर दिए N1 N2, और बिना कांटेक्ट के फ्री फंड में एक फोर्स लगता है mg, वो mg भी हमने मार्क कर दिया है। तो देयरफॉर ये फ्री बॉडी डायग्राम तो रॉड का बिल्कुल कंप्लीट है। इसके बाद एक और बात देखो कि इस रॉड का हम सबसे पहले तो हमारी जो अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी कि सबसे पहले तो हम इसका अल्फा निकालेंगे। बट ध्यान से देखो कि जो अल्फा की इक्वेशन होगी वो हम टॉर्क से निकालेंगे, और टॉर्क इसके ऊपर खाली mg लगा रहा है, बिकॉज यू कैन सी कि ये एक तरह से आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाली। ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो N1 और N2, सिंस द रॉड इज वेरी थिन, N1 और N2 अगर आप देखोगे तो ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहे हैं, इन दोनों के लिए r की वैल्यू 0 है। तो देयरफॉर जो नॉर्मल रिएक्शन है दोनों के दोनों, ये कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेंगे, बिल्डअप करेंगे। जो टॉर्क होगा वो खाली आपका ये mg लगाएगा, ये बात है। अब ये जो mg है, इस mg का टॉर्क मैं जरा मार्क कर लेता हूं। टॉर्क अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा mg मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हिच इज काइंड ऑफ इजी। यू कैन सी दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हो जाएगा आपका L/2 साइन थीटा, L/2 साइन थीटा। टॉर्क तो ये हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कि गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी ml²/3। तो देयरफॉर अल्फा निकालना तो बहुत ही आसान है। अल्फा निकालने के लिए सिंपली इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका 3g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2l। ठीक है, ये तो आपके पास रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया जस्ट आफ्टर द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अब ध्यान से देखो कि अब हमें इसमें N1 और N2 निकालने हैं। अब ये N1 N2 निकालने के लिए थोड़ा सा चीजें अपने को अच्छे से देखनी होंगी। सी, हमें ये बोला है कि रॉड को हमने रेस्ट से रिलीज किया है, इसका मतलब है कि रॉड की ओमेगा तो इस इंस्टेंट के ऊपर कुछ है नहीं, और अगर ओमेगा नहीं है तो AC नहीं है, और अगर AC नहीं है तो सिर्फ टोटल एक्सेलरेशन के अंदर खाली 80 होगा, दैट इज इट। तो लुक एट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। आगे चल के जो मोशन होने वाला है इसमें अगर आप देखोगे तो रॉड का सेंटर ऑफ मास
इस ग्रीन वाले सर्कल के अलॉन्ग मूव करेगा, मतलब पूरा ऑब्वियसली नहीं करेगा लेकिन इस सर्कुलर आर्क के अलॉन्ग जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर AC होता तो इस डायरेक्शन में आता, वो है नहीं, कोई बात नहीं, AT जो भी होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास का जो भी टोटल एक्सेलरेशन होगा वो टोटल एक्सेलरेशन सिंपली R अल्फा जो होगा वो आपका इस डायरेक्शन में आने वाला है। तो इसको जरा मैं मार्क कर लेता हूं, ठीक है, छोटा सा मार्किंग करता हूं यहां पे। ACM जो होगा ये सिंपली AT के बराबर होगा और ये AT हो जाएगा आपका L/2 अल्फा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3G sin थीटा बाय 2L, सॉल्व कर लोगे थोड़ा सा तो 3/4 G sin थीटा, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और यही अल्टीमेटली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। और देखो नॉर्मली तो हमने क्या देखा था कि हमारी जितनी भी इस तरह की सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम होती है उसमें सारे फोर्सेस को हम AC और AT के डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इक्वेशंस बनाते हैं एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़े से ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएंगे अगर आप N1 N2 को मत रिजॉल्व करो, आप इसको रिजॉल्व कर लो। सी बिकॉज अल्टीमेटली हमें ये जो रॉड है इस रॉड के ऊपर F = M × ACM लगाना है। तो मैं अभी अगला स्टेप ये लेने वाला हूं कि ये जो ACM मेरे पास आया है ये इस डायरेक्शन में है, इस ACM को अब मैं ऐसे और ऐसे रिजॉल्व कर लूंगा यू इस तरीके से, ठीक है। और यू कैन सी कि ये x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का ये N1 की वजह से आएगा और जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का वो अल्टीमेटली N2 की वजह से आएगा, मतलब N2 और mg दोनों को मिला के इनकी वजह से आएगा। ये हमारा आगे का प्लान है। तो बात एक ही है, लेकिन हम बिल्कुल अपना उस ऐसा नहीं कि बस रूल से चिपक ही गए, हम बिल्कुल कि बस कभी चेंज ही नहीं करेंगे कि हम हमेशा जो भी है फोर्सेस को रेडियस और टेंजेंट के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे। वो करोगे तो उससे भी हो जाएगा, अगर आप N2 N1 mg सबको अगर ऐसे रिजॉल्व कर लो तो उससे भी हो जाएगा, बट द इक्वेशंस विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पे जैसा कि मैं बोल रहा था अभी कि हम सबसे पहले किसको रिजॉल्व करेंगे, हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को जरा रिजॉल्व कर लेते हैं। तो जरा अपनी ओरिजिनल फिगर जो थी इसी में कर लेता हूं मैं कैलकुलेशन। सी रॉड का वर्टिकल से एंगल थीटा है, तो अगर एंगल्स मार्क करने हैं तो यू विल सी कि ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल आपका थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, ये वर्टिकल लाइन हुई। जो ACM है इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा, तो यू विल सी कि ACM cos थीटा इधर आएगा और ACM sin थीटा इधर आएगा, ठीक है। तो अभी इसका यूज हम करने वाले हैं, सो लेट्स डू दैट। और सारा रफर हटा देते हैं, ये बस AT की रिक्वायरमेंट है अपने को, इसको रखते हैं। नाउ यू कैन सी कि x डायरेक्शन में अगर आप देखो, x मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो सिर्फ एक फोर्स है N1। तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास ऑफ द रॉड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन। सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का जो x कंपोनेंट है वो है ये वाला, ठीक है। ये मतलब कि 3G/4 sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, ठीक है। ACM मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा समथिंग लाइक 3mg/4 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये आपके पास N1 की वैल्यू आ जाएगी। और बिल्कुल इसी तरीके से आप y डायरेक्शन में N2 की वैल्यू निकाल लो। यू विल सी कि y डायरेक्शन में mg और N2 ये दो फोर्सेस हैं, तो जो नेट फोर्स होगा ये हो जाएगा आपका mg माइनस N2। दिस शुड बी इक्वल टू m इंटू ay, और ay है आपका ACM इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका 3G/4 और दो साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो यू कैन इजीली सी कि जो N2 है ये हो जाएगा mg माइनस 3mg/4 साइन स्क्वायर थीटा। ये बात है, ये N2 और ये N1 की वैल्यू आपकी आ जाती है। तो यू कैन इजीली सी दैट थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। कोर कंसेप्ट वही, और फिजिक्स में अच्छी बात यही होती है कि चाहे रोटेशन हो, चाहे ये चैप्टर हो, चाहे वो चैप्टर हो, कोर कंसेप्ट वही रहता है।
उसी के अंदर आप डिफरेंट तरीकों से उसको ऐसे देखोगे, वैसे देखोगे, इधर उधर करोगे तो आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते जाते हैं। लेकिन फिजिक्स पढ़ने का, समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले कोर कंसेप्ट क्लियर कर लो और उसके बाद उसमें एग्जांपल्स देखते जाओ। कुछ एग्जांपल्स साथ में देखने होते हैं और उसके बाद लास्ट में थोड़े से और एग्जांपल्स ले लेते हैं तो चीजें और बेटर हो जाती हैं। सो दिस वाज वन थिंग। एक देखते हैं, एक चलो छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। और बिकॉज अभी तक देखो बाकी सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, लेकिन भाई अपना फ्रिक्शन नहीं आया इसके अंदर। फ्रिक्शन आता है तो चीजों का फ्लेवर थोड़ा सा और अलग ही हो जाता है, थोड़ी सी चीजें और मजेदार हो जाती हैं। तो एक तरफ मुझे लगा कि एक क्वेश्चन फ्रिक्शन वाला भी मिक्स जरूर कर देना चाहिए। तो हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। सी अब की बार क्वेश्चन काफी सिमिलर है, पिछले जो कैलकुलेशंस थे वैसे ही काफी हद तक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अब की बार मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, थीटा एंगल के ऊपर रख के मैंने रॉड को रिलीज कर दिया। सी नॉर्मली अगर आप घर में करके देखोगे तो जनरली रॉड का जो लोअर एंड है वो स्लिप हो जाएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन अगर आप एक अच्छी हैवी सी कारपेट है, कारपेट के ऊपर अगर आप रॉड को रख के रिलीज करोगे तो यू विल सी कि उस केस में फ्रिक्शन काफी होता है और इस वाले एंड के स्लिप होने की टेंडेंसी काफी कम हो जाएगी। तो मान लो सिचुएशन ये है कि अब की बार आपको ये दिया है कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये काफी रफ है और मैंने इस रॉड को रख के रिलीज किया है इस तरीके से कि इसका जो ये लोअर एंड है ये स्लिप नहीं होता है। मान लो ये स्लिप नहीं होता है, ये आपको गिवन है। और क्वेश्चन यही है दैट व्हाट शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। इस सरफेस पे यहां पे इन दोनों के बीच में म्यू की कितनी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए ताकि इसको रिलीज करने के जस्ट बाद एटलीस्ट ये स्लिपिंग ना हो। वैसे अगर आप देखो तो आगे चल के जैसे जैसे ये नीचे गिरता जाएगा वैसे वैसे स्लिपिंग के चांसेस और बढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी उतना अपन नहीं जा रहे हैं। अपन सिंपल सी बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द रॉड विल नॉट स्लिप जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ये अपना क्वेश्चन है। अब देखते हैं, देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो तो ये वाला क्वेश्चन और पिछला वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत हद तक सिमिलर हैं। बिकॉज यहां पे आप अगर एफबीडी बनाओगे तो ग्राउंड से लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और यू कैन ऑल्सो सी कि ये वाला जो एंड है इसके इधर स्लिप होने की, इधर भागने की टेंडेंसी है, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में। और फ्रिक्शन अगर आप देखो तो लिमिटिंग केस है अगर, तो फ्रिक्शन की वैल्यू में म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन रख सकता हूं। और बीइंग अ स्मार्ट स्टूडेंट आप समझ गए होंगे अब तक कि प्रॉब्लम वही है जो हमने पिछले भी वाली जो प्रॉब्लम देखी थी वो और ये लगभग सेम है। वहां पे N1 और N2 होते थे, यहां पे N1 की जगह फ्रिक्शन आ गया है, N2 की जगह अपना ग्राउंड का वही पुराना नॉर्मल रिएक्शन है। तो देयरफॉर ये वाली प्रॉब्लम और पिछली वाली प्रॉब्लम में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। पिछली वाली प्रॉब्लम में भी हमने किसी तरीके से ये वाले पॉइंट को फिक्स कर दिया था, तो इसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा था और हमने अल्फा अल्फा की वैल्यू निकाली थी और उसके बाद उसको हमने आगे यूज कर लिया था। यहां पे भी अल्टीमेटली वही सारी की सारी चीजें बिल्कुल सेम होने वाली है। तो देयरफॉर अगर मान लो जैसे अगर लेट्स से कि अगर अपने को अल्फा निकालना है तो एक काम करते हैं, कुछ डेटा तो हमें दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पिछले वाली प्रॉब्लम में जो हमने कैलकुलेशंस किए थे वहां से हम थोड़ी बहुत चीजें तो निकाल सकते हैं। अल्फा तो चलो हम वैसे भी निकाल लेंगे, अल्फा कैलकुलेशन इज वेरी इजी। अल्फा अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यू विल इजिली सी कि mg इंटू L/2 साइन थीटा, ये हो जाता है टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/3। ये अगर आप करोगे तो 3g साइन थीटा अपॉन 4l अगर आप कर देते हो, 4l नहीं सॉरी 2l हो जाएगा, 3g साइन थीटा अपॉन 2l ये कर देते हो तो आपके पास अल्फा आ जाएगा। और इसके बाद इसी तरीके से अल्फा जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे ही एग्जैक्टली अल्फा का यूज करके हम L/2 अल्फा करके निकाल लेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और ACM का वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये सब निकालेंगे। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसकी वजह से आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट में हम वही mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू m इंटू AY कर देंगे। बिल्कुल वही सिमिलर कैलकुलेशन रहेंगे, सिमिलर क्या ऑलमोस्ट सेम कैलकुलेशन रहेंगे आपकी पिछली प्रॉब्लम वाली। तो जो पिछली प्रॉब्लम हमने करी थी उसी से अगर मान लो सपोज हम थोड़ा सा डेटा लेके आ जाते हैं सपोज, तो आप ये देख लो कि हमने पिछली बार देखा था कि N1 और N2 की ये वैल्यूज आ रही थी। मान लो ये N1 की वैल्यू को अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ लेटर से और इसको अगर मान लो मैं उधर लेके चलता हूँ
तो यू विल सी कि N1 अपने पास आ जाता है इस तरीके से। अब N1 की जगह हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे म्यू एन है, तो बस मैं इतना चेंज करूंगा हल्का सा कि यहाँ पे इसको मैं म्यू एन के बराबर कर देता हूं। और इसी तरीके से पिछली प्रॉब्लम के अंदर जो N2 था, ये वाला जो फोर्स था, इसको भी अपन लेके आ जाते हैं। और ये जो N2 था अपना यहाँ पे, ये इसको पकड़ लेते हैं। और ये जो N2 है, इस N2 की जगह हमारा सिंपली N आ जाता है। तो देयरफॉर ये हमारी दो इक्वेशंस बन जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना कि हमारी प्रॉब्लम, मतलब इस प्रॉब्लम के थ्रू मैं आपको बेसिकली थोड़ा सा ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स आपको कई सारी अलग अलग लगेंगी। एग्जाम में हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जो देखने में बिल्कुल अलग हो, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे तो कई बार ऐसा होता है कि वो हमारी किसी करी कराई प्रॉब्लम के बिल्कुल सिमिलर निकल के आती है। तो देयरफॉर अब एग्जाम में ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं कर सकते कि इधर से उधर कॉपी पेस्ट कर दोगे चीजें, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे तो हम डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं। तो नाउ वी हैव इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और क्वेश्चन में बस इतना बोला था कि म्यू का वैल्यू निकालना है। तो यू कैन इजीली सी कि अब इसके बाद आप इन दोनों का रेशियो ले लो और कुछ नहीं है। दोनों इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो म्यू आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यू कैन सी कि mg पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा व्हेन यू टेक द रेशियो। तो रेशियो अगर आप लोगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4 साइन थीटा कॉस थीटा। सारा का सारा आंसर आप देख लो, 3/4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सारा का सारा आंसर आपका बिल्कुल थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। ये बात है। तो यू कैन सी कि आफ्टर ऑल द कैलकुलेशंस म्यू की वैल्यू चाहिए थी, ये आप देख लो, ये हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो बॉटम लाइन ये है कि अभी तक हमने रॉड के रोटेशन का एक एग्जांपल लिया है, और फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी जो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की थी, इसमें हमने देखा है कि एक रॉड को रोटेट कर करके हम क्या क्या खेल खेल सकते हैं। यू कैन सी कि ये रॉड बिल्कुल मैजिशियन की रॉड एक तरह की थी बिकॉज उसको रोटेट कर करके हमने बड़े मैजिकल तरीके से हमने बहुत सारे केसेस बना बना के देख लिया है कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। एंड यहां तक अगर आप समझ गए हो, ये कंसेप्ट अगर आपने मास्टर कर लिए हैं, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा के बहुत सारे एप्लीकेशंस यहां से सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज रॉड की बजाय अगर कोई दूसरी चीज रोटेट कर रही है, कौन है, ये है, वो है, अगर मान लो, तो बस आपको कंसेप्ट सेम लगाने हैं, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 वगैरह लगाने की बजाय उस चीज का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज कर लोगे। बट ये हमने सबसे पहला एप्लीकेशन देख लिया है कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा को हम रॉड के ऊपर किस तरीके से लगाते हैं।